मॉर्निंग बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु के अंदर 3 भाग होते हैं। नंबर 1 हेड, नंबर 2 मिडिल पीस, नंबर 3 टेल। मिडिल हेड वाले भाग में केंद्रक यानी न्यूक्लियस तथा उसके अग्रसिरे पर कैप की समान संरचना एक्रोसोम होती है। एक्रोसोम का निर्माण कल मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, इस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन। इस स्पर्म लाइसिन, ये कौन सा एंजाइम है? स्पर्म लाइसिन। कहाँ प्रेजेंट है? एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मनुष्य के अंदर कौन सा स्पर्म लाइसिन होता है? मनुष्य के अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, मैमल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और है एक्रोसिन। इनका काम क्या होता है? ये एग मेम्ब्रेन को घोलने का कार्य करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, कल आपको बताया था कि स्पर्म का वेट कैसा होता है, हल्का होता है ना। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर केवल कौन सा मटेरियल रहता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए। और उसमें डीएनए के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोटामीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, उसकी हिस्टोन प्रोटीन की बजाय इसमें प्रोटामीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस तथा एक्रोसोम के बीच का स्थान परफोरेटोरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? परफोरेटोरियम कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट पीछे की तरफ क्या होती है? खांच प्रेजेंट होती है, ग्रुप प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल का फाइबर्स का फॉर्मेशन करना होता है, तथा डिस्टल सेंट्रियोल इसका काम एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या काम करता है? एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या काम करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन डिस्टल सेंट्रियोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया? मिडिल पीस। मिडिल पीस में मध्य में क्या प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस को अपन एनर्जी चैम्बर कहते हैं। क्यों कहते हैं एनर्जी चैम्बर? क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है स्पाइरली, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसीलिए मिडिल पीस को एनर्जी चैम्बर कहते हैं। इस मिडिल पीस में एक्सल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली रूप से क्या अरेंज है? माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज रहता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेवेन कर्न कहते हैं। ठीक है, और इस मिडिल पीस के पेरिफ्री पर यानी परिधीय वाला भाग किससे घिरा हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। किसका? मिडिल पीस का। मिडिल पीस का पेरिफ्री वाला भाग, परिधीय भाग साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैनशेट। क्या बोलते हैं इसको? मैनशेट कहते हैं। ठीक है, और इसके लास्ट में फिलामेंट के लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल का कार्य क्या है? रिंग सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में जाने से रोकता है। और लास्ट पार्ट कौन सा है? टेल, मूंछ। इस टेल वाले भाग का काम क्या है? इसके कारण स्पर्म्स गति करता है। स्पर्म की मूवमेंट किसके कारण होती है? टेल की, जिसके 2 पार्ट है, एक मुख्य भाग और एक लास्ट
अंतिम वाला भाग होता है। ठीक है, तो मुख्य वाला भाग जो होता है इसका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। किससे सराउंडेड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जबकि एंड पीस जो होता है ये मेन पार्ट होता है इसका। कौन सा? टेल का। टेल का जो मेन पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जबकि एंड पीस जो होता है ये एंड पीस कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? स्पर्म का स्ट्रक्चर हुआ। इसके कितने पार्ट हुए? हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड वाले पार्ट में एक्रोसोम, न्यूक्लियस। एक्रोसोम का काम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होता है। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्पर्मलाइसिन प्रेजेंट होते हैं जो, और स्तनधारियों के अंदर यानी मैमल्स के अंदर हाइलुरिन, कौन सा स्पर्मलाइसिन एंजाइम है? हाइलुरिनेज। और एक्रोसीन होता है जो कि एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का, घोलने का कार्य करता है। न्यूक्लियस और एग मेम्ब्रेन के, सॉरी, एक्रोसोम के बीच वाला भाग परफोरेटोरियम कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर केवल एक जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा? डीएनए रह जाता है, और उसके अंदर प्रोटीन, प्रोटामीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के जस्ट पीछे खांच में क्या प्रेजेंट है? दो प्रकार के सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो कि एक दूसरे के लंबवत यानी समकोण पर प्रेजेंट होती है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। एक्सल फिलामेंट के बाद नेक्स्ट इसके बाद मिडिल पीस। मिडिल पीस एनर्जी चैम्बर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें स्पाइरली अरेंज है। किस तरीके से अरेंज है? स्पाइरली अरेंज है। और ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को जब वो स्पाइरली अरेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेवेन कर्न कहते हैं। इस मिडिल पीस के पेरिफ्री पर, परिधि पर कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाता है, मैनसेट, जिसे क्या कहते हैं? मैनसेट। तो मैनसेट क्या है? मैनसेट मिडिल पीस के परिधि पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, और इसके एंड में रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में जाने से रोकता है। टेल के दो भाग है, मेन पार्ट और एंड पीस। मेन वाले पार्ट पर इनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है ना, और क्या नाम है, टेल के जो मेन पार्ट होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, एंड पीस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी oogenesis। ये तो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis क्या होता है? oogenesis ओवरी की पीजीसी सेल, ओवरी जो होती है, ओवरी की जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स यानी आदि जनन कोशिका, उस पीजीसी सेल या आदि जनन कोशिका के द्वारा ओवम या अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? oogenesis कहलाती है। इस oogenesis जो होती है, ये जो oogenesis जो होती है ये भ्रूणीय अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? भ्रूणीय अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, यानी फीमेल की जो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है, और इसमें जो कब तक चलती है? 45 से 50 वर्ष तक चलती है। और इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? गुणन प्रावस्था। ये दूसरा वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ फेज, और तीसरा मैचुरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था। मल्टीप्लीकेशन फेज यानी पीजीसी जो सेल्स होती है किसकी? यानी ओवरी की पीजीसी सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल। इन सेल के अंदर ये कहा, ये भी कब चालू हो जाती है? जन्म से पहले। मल्टीप्लीकेशन फेज जो होती है वो किसी भी एनिमल में उसके जन्म से पहले यानी उसकी भ्रूणीय अवस्था से ही चालू हो जाती है, और उसकी भ्रूणीय अवस्था में ही क्या, कौन सा विभाजन होता है? यहाँ पे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बन जाते हैं? ओगोनिया बन जाते हैं। और जन्म से पहले लगभग प्रत्येक ओवरी के अंदर 2 मिलियन क्या बन जाते हैं? 2 मिलियन ओगोनिया बन जाते हैं। कितने मिलियन? 2 मिलियन, यानी एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन, तो दोनों ओवरी में मिला करके 4 मिलियन ओगोनिया बन जाते हैं।
ठीक है। और ये जो ओगोनिया होते हैं, इनमें से ये जो ओगोनिया होते हैं, इनमें से केवल एक ओगोनिया ही फंक्शनल होती है, यानी वर्क करती है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला मल्टीप्लीकेशन फेज। सबसे पहले अपन एक बार और बता दूं कि oogenesis ओवरी की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और oogenesis जो होती है वो 3 प्रावस्थाओं में होती है। पहली मल्टीप्लीकेशन, oogenesis इससे पहले एम्ब्रो में यानी जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। याद रखना, अंड जनन यानी oogenesis जन्म से पहले यानी किसी भी मादा की भ्रूणीय अवस्था से पहले स्टार्ट हो जाती है और 45 से 50 वर्ष तक चलती है। इसमें सबसे पहली प्रावस्था आती है मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। इस मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर पीजीसी सेल्स में क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बहुत सारे ओगोनिया बन जाते हैं। ये सब ओगोनिया जन्म से पहले बनते हैं। जन्म के बाद इन ओगोनिया में कोई वृद्धि नहीं होती। याद रखना, जन्म से पहले बनते हैं और जन्म के बाद इन ओगोनिया में कोई भी वृद्धि नहीं होती। इन ओगोनिया की संख्या प्रत्येक ओवरी के अंदर 2 मिलियन हो जाती है, यानी दोनों ओवरी में मिलाकर के 4 मिलियन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रोथ फेज। नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था जो होती है ये सबसे लंबी, oogenesis की सबसे लंबी प्रावस्था वृद्धि प्रावस्था होती है और इस प्रावस्था और सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, यानी सबसे जटिल कॉम्प्लिकेटेड कौन सी है, ग्रोथ फेज। वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी और सबसे जटिल प्रावस्था कौन सी फेज है, ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज के ये भी कहां से स्टार्ट होती है, जन्म के समय से लेकर के प्यूबर्टी तक। जन्म के समय से लेके प्यूबर्टी तक यानी 12 से 13 साल तक ये चलती है। कौन सी, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो होती है ये सबसे लंबी, अंड जनन की सबसे लंबी तथा जटिल प्रावस्था है, जिसके अंदर जटिल प्रावस्था है जो कि जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक यानी 12 से 13 साल तक रहती है। और इस समय क्या होता है, इसमें केवल एक ओगोनिया वृद्धि करता है और वो ओगोनिया वृद्धि करके किसका फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। किसका फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का वृद्धि फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इसमें क्या पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ा हो जाता है तथा इस समय क्या होगा, ओवरी के अंदर यानी जो यौवन अवस्था होती है या प्यूबर्टी अवस्था होती है उस समय ओवरी में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या 60,000 से 80,000 के बीच में होती है। बाकी की क्या चीज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या कितने हजार से कितने हजार तक होती है, 60,000 से 80,000 तक होती है और बाकी की जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ग्रोथ फेज में सबसे मेन चीज क्या हुआ, सबसे पहली बात इसमें जो ओगोनिया होती है वो पोषण प्राप्त करके आकार में कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है ये जन्म के समय से लेकर के एडल्ट अवस्था तक यानी 12 से 13 वर्ष तक रहती है और इनकी संख्या एडल्ट अवस्था में कितनी होती है, 60,000 से 80,000 तक होती है। इस अवस्था में ग्रोथ फेज में वृद्धि के साथ साथ इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी स्टार्ट हो जाता है। कौन सा विभाजन आ जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। किसके अंदर, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन भी हो जाता है। लेकिन मियोसिस की कौन सी स्टेज में, प्रोफेज के डिप्लोटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में इसका विभाजन रुक जाता है। ठीक है, डिप्लोटीन, ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि कौन सी अवस्था में विभाजन रुक जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के आपको मालूम है कि क्या नाम है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें जो विभाजन होता है किसके अंदर, प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो डिप्लोटीन अवस्था में आकर के रुक जाता है। यहाँ पर इसके बाद इसमें विभाजन नहीं होता। ठीक है, और इस ग्रोथ फेज को, ये जो वृद्धि प्रावस्था है, इस ग्रोथ फेज को
ग्रोथ अवस्था को या ग्रोथ फेज की भी दो प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्री वाइटेलोजेनेसिस, पूर्व पीतक जनन, और दूसरा वाइटेलोजेनेसिस, यानी पीतक जनन। तो ग्रोथ फेज इसकी कितनी प्रावस्था में होती है? दो प्रावस्थाओं में होती है। एक तो प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है पूर्व पीतक जनन, यानी पीतक के यानी योग के निर्माण से पहले वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्री वाइटेलोजेनेसिस। और वाइटेलोजेनेसिस यानी योग के निर्माण की प्रक्रिया। तो अपन पहले कौन सा पढ़ेंगे? प्री वाइटेलोजेनेसिस। इस प्री वाइटेलोजेनेसिस में कई चेंजेज होते हैं। केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब कौन कौन से चेंजेज होंगे ये अभी हम पढ़ते हैं। ग्रोथ फेज की कौन सी अवस्था? पहली प्री वाइटेलोजेनेसिस। जिसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्व पीतक जनन। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का आयतन इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है, डीएनए की संख्या, आरएनए की संख्या इंक्रीज हो जाती है और केंद्रक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब केंद्रक का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस केंद्रक को हम क्या कहते हैं? उस केंद्रक को हम जर्मिनल वेसाइकल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जब oogenesis में ग्रोथ फेज के अंदर जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? तो उस न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसाइकल कहते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स लंबे हो जाते हैं, यानी लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम से फिर क्या बनेगा? यानी डीएनए। इससे क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इनमें से कुछ एमआरएनए 10% जो एमआरएनए होता है वो एमआरएनए प्रोटीन लेयर से सराउंडेड हो जाता है। कौन सी लेयर से सराउंडेड हो जाता है? प्रोटीन लेयर से सराउंडेड हो जाता है और इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। इन्फॉर्मोसोम क्या बोलते हैं इसको? इन्फॉर्मोसोम। कब? जब लैम्ब्रस क्रोमोसोम, देखो इसके अंदर केंद्रक का वॉल्यूम कैसे बढ़ा, डीएनए की संख्या बढ़ गई, आरएनए का संख्या बढ़ गई, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स लंबे हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? एमआरएनए। एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन इस एमआरएनए का 10% जो होता है वो प्रोटीन के कवर से सराउंडेड हो जाता है, यानी प्रोटीन से कवर्ड हो जाता है। और ऐसे प्रोटीन को, ऐसे एमआरएनए को जो कि प्रोटीन से घिरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मोसोम। ये इस समय निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब विदलन स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है, उस समय ये एक्टिव हो जाता है और क्लीवेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। इसके अलावा डीएनए से आरएनए, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, यानी जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, जीन प्रवर्धन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये तो किसके अंदर चेंज हुआ? केंद्रक के आयतन में। तो केंद्रक के आयतन में वॉल्यूम बढ़ा,
किसका? न्यूक्लियस का। किसके कारण? उसके अंदर डीएनए, आरएनए, इन सबकी संख्या इंक्रीज होने लगी इससे। और ऐसे वो बड़े हुए केंद्रक के आयतन को, यानी केंद्रक को हम क्या कहते हैं? जर्मिनल वेसाइकल। और इसके अलावा इसमें लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इस एमआरएनए का 10% इसका फॉर्मेशन करता है इन्फॉर्मोसोम का, है ना। जो कि इन्फॉर्मोसोम किसे कहते हैं? जब एमआरएनए इससे सराउंडेड होता है, प्रोटीन से सराउंडेड होगा, उसे इन्फॉर्मोसोम कहते हैं, जो कि विदलन के समय प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है। अब दूसरा इसमें चेंज क्या हुआ? कोशिका द्रव्य का आयतन इंक्रीज होगा। इसका आयतन इंक्रीज होगा कोशिका द्रव्य का। नंबर 2, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्लाउड्स ग्रुप के रूप में, यानी वंश के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। गोल्जी बॉडीज बढ़ जाते हैं। गोल्जी बॉडीज के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? गोल्जी बॉडीज के द्वारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इससे भरे हुए रहते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरे हुए रहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? गोल्जी बॉडीज में। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर ईआर की संख्या बढ़ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्लाउड्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और गोल्जी बॉडीज की संख्या बढ़ जाती है। गोल्जी बॉडीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें, यानी कोशिका का वॉल्यूम बढ़ना, केंद्रक का आयतन बढ़ना, ये सारे, और ये सब चीजें एक इसमें आती है प्री वाइटेलोजेनेसिस में। ये तो क्या था? प्री वाइटेलोजेनेसिस। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है ग्रोथ फेज का? वाइटेलोजेनेसिस, यानी पीतक जनन। योग के निर्माण, यानी इसमें क्या होता है? योग का सिंथेसिस तथा योग का संग्रह इसके अंतर्गत होता है वाइटेलोजेनेसिस। नाम ये पीतक यानी योग, और योग का संश्लेषण यानी सिंथेसिस और स्टोरेज कहाँ होता है? वाइटेलोजेनेसिस वाली अवस्था में, पीतक जनन अवस्था में, यानी वाइटेलोजेनेसिस के अंदर योग का सिंथेसिस और योग का स्टोरेज होता है। ये जो योग होता है, ये योग क्या करता है? एम्ब्रो को पोषण देता है तथा विदलन के प्रतिरूप, यानी विदलन के पैटर्न, क्लीवेज के पैटर्न्स और क्लीवेज के पैटर्न और एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट को क्या करता है? ये जो डेवलपमेंट का जो स्थानांतरित करने में सहायता करता है। दो चीजों में, तीन चीजों में काम करता है। एक तो ये पोषण का काम कर रहा है, दूसरा क्लीवेज का पैटर्न्स और जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट है उसको स्थानांतरित करने में हेल्प करता है। अब इस पूर्व पीतक जनन, तीन पीतक जनन भी कशेरुकियों के अंदर पीतक का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। वर्टिब्रेट्स में यानी कशेरुकियों में योग का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? कहाँ होता है? यकृत के द्वारा। तथा अकशेरुकियों में का होता है। कशेरुकियों के अंदर योग का सिंथेसिस जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कशेरुकियों के अंदर योग का सिंथेसिस लिवर के द्वारा होता है, जबकि अकशेरुकियों के अंदर योग का सिंथेसिस फैट के द्वारा होता है। ठीक है। अब जो योग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो योग की प्रावस्थाएं कितनी है? दो प्रकार की योग। योग दो प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है।
कौन कौन सी? एक तो योग प्लेटलेट्स, और दूसरा योग कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स। ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है ड्यूट्रोस्टोमिया में। और ये जो प्रेजेंट होता है ये प्रोटोस्टोमिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और एम्फिओक्सस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो वाइटिलोजेनेसिस का मतलब क्या है? वाइटिलोजेनेसिस का मतलब योग का सिंथेसिस और स्टोरेज। ठीक है, योग का सिंथेसिस वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा, और इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकियों के अंदर योग का सिंथेसिस फैट के द्वारा होता है। योग जो दो प्रावस्थाओं में पाया जाता है, एक तो योग प्लेटलेट्स यानी जिसमें योग की जो कणिकाएं होती हैं वो बड़े बड़े कण होते हैं, उसके प्लेट्स के रूप में होते हैं, इसलिए इसको योग प्लेटलेट्स कहते हैं। ये ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और दूसरे में होती है योग ग्रेन्यूल्स यानी योग कणिकाएं, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं, और ये प्रोटोस्टोमिया में देखने को मिलती है। अब अपन पढ़ेंगे योग का कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन, योग का रासायनिक संगठन। किस किस से मिलके बना हुआ होता है योग? एक तो बना होता है फास्फोलिपिड, इस फास्फोलिपिड की मात्रा इसमें 32 से 132 से 33% होती है। दूसरा इसमें होता है प्रोटीन, फास्फोलिपिड कितना? 32 से 33। प्रोटीन जो होता है वो 15 से 16% होता है। और कौन कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? एल्बुमिन, फॉस्फेटिन, लाइपोविटेलिन। कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जल यानी वाटर 48%। ये किसकी कंपोजिशन हो गई? योग की कंपोजिशन। जनरली पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन होती है, याद रखो फॉस्फोटीन, लाइपोविटेलिन, ये इसमें कई बार पूछ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज कितना परसेंटेज? कार्बोहाइड्रेट 1% होता है कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर। ठीक है, तो ये योग का कंपोजिशन। तो ये अपन कहाँ तक पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे अपन ग्रोथ फेज के अंदर। ग्रोथ फेज के अंदर क्या हुआ? इसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। कब? जब उंगलियां पोषण प्राप्त करता है तो इनका आकार बढ़ जाता है, इसे अपन प्राइमरी oocyte कहते हैं। इस प्राइमरी oocyte की जो ग्रोथ फेज होती है वो दो प्रावस्थाओं में डिवाइड होती है, एक तो प्री वाइटिलोजेनेसिस और दूसरी वाइटिलोजेनेसिस यानी योग का फॉर्मेशन। प्री वाइटिलोजेनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ता है, न्यूक्लियस के वॉल्यूम जब बढ़ जाता है तो उस न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। इसके अलावा इसमें वो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है, और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, गोल्जी बॉडीज की संख्या बढ़ जाती है। और गोल्जी बॉडीज किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसका नाम फॉर्मेशन करते हैं? हमेशा क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि गोल्जी बॉडीज से किसका फॉर्मेशन होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का काम क्या है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का काम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का फॉर्मेशन करना होता है। फिर आया वाइटिलोजेनेसिस। वाइटिलोजेनेसिस के अंदर योग का सिंथेसिस होता है, योग का संग्रह होता है, और इसका सिंथेसिस वर्टिब्रेट के अंदर, लिवर में, और इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकियों के अंदर फैट बॉडीज में होता है। फैट बॉडीज के अंदर होता है। ठीक है ना। और फैट बॉडीज के अंदर होगा, इसमें जो योग्स होती हैं वो दो प्रावस्थाओं में होता है, योग ग्रेन्यूल्स और योग प्लेटलेट्स। योग ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं जो कि अकशेरुकियों में पाए जाते हैं जैसे प्रोटोस्टोमिया के अंदर, और योग प्लेटलेट्स जो कि बड़े बड़े कणिकाओं के रूप में होते हैं,
और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कशेरुकों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मैंने बताया था कि मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है और अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था की डिप्लोटीन में, कौन सी अवस्था में? डिप्लोटीन में विभाजन रुक जाता है, याद रखना, डिप्लोटीन में। इसके बाद क्या हुआ? ये ग्रोथ फेज खत्म हो जाती है। ग्रोथ फेज के बाद अब नेक्स्ट फेज आती है मैचुरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। इस समय इसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट है ना, प्रथम, जिससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका, दो प्रकार की अनइक्वल सेल्स, देखो अनइक्वल है, एक बड़े आकार की सेल जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहती है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसमें फिर सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होगा, सेकंड oocyte, सॉरी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte जो होती है ये भी कैसे होते हैं? ये देखो यहाँ तक 2n, ये सब n, ये n हो जाती है। सेकेंडरी oocyte में फिर सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होगा और इसमें भी अनइक्वल सेल्स बनती हैं, एक सेकंड पोलर बॉडीज बनती है और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य के अंदर दो ही पोलर बॉडीज बनती है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकंड पोलर बॉडीज और एक ओवम बनता है। लेकिन बाकी के अंदर 3 पोलर बॉडीज बनती है, यानी एक पोलर बॉडी फिर से डिवाइड होकर के 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? oogenesis। अब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, मैमल्स का एग, मैमेलियन एग। इससे पहले मैं ये आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ये प्राइमरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है। मैंने गलती से लिख दिया था स्पर्मेटोसाइट, ये oocyte है, यहाँ भी ये सेकेंडरी oocyte है, ना कि स्पर्मेटोसाइट है, क्योंकि oogenesis पढ़ रहे हैं इसीलिए। अब मैमल्स का एग, मैमल के जो एग होता है वो कैसे होता है? एलेसिथल, अपीतकी, एलेसिथल, अपीतकी, यानी जिसमें योग की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, योग की मात्रा नगण्य होती है। और होमोलेसिथल, होमोलेसिथल यानी समपीतकी, यानी जिसमें योग समान रूप से वितरित रहता है, उसे बोलते हैं समपीत। ठीक है, एलेसिथल और होमोलेसिथल होता है स्तनधारी का एग। इस एग में क्या होता है? बाहर की तरफ एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है, पारदर्शी और नॉन सेलुलर आवरण होता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। एक फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो मैमल्स में अंदर की तरफ जोना पेल्यूसिडा और जोना पेल्यूसिडा से बाहर की तरफ, जोना पेल्यूसिडा कैसी है? पारदर्शी है और नॉन सेलुलर है। और इसके बाहर की तरफ, यानी जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ एक फॉलिकुलर सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स के रूप में होती है, फॉलिकल्स के रूप में, जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस बड़ा और एनिमल पोल की तरफ होता है। कोई भी जो एग होता है उसके अंदर 2 पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल हमेशा ऊपर की तरफ होता है, वेजिटल पोल नीचे की तरफ होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल की तरफ होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।